अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शहीना चंदा महताब के जान नावल की किस्त नंबर 2 शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सच्ची बात है, जब बाप ने खुद मिलने पर पाबंदी लगाई तो मैंने सारे रिश्तों से वक्ती तौर पर नाता तोड़ लिया और आपकी शर्त पूरी करने की तरफ मुतवज्जा हो गया। कितनी कड़ी शर्त थी आपकी। एक तो मुझे मेजर बनना था, दूसरे आपसे दूर रहना था, मेजर का रैंक हासिल करने तक। आप जानती थी ये सब बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, मगर आपको तरस न आया। मैं ये नहीं कहता कि आपने ज़्यादती की थी, क्योंकि आपने तो ये सब मेरी बेहतरी के लिए किया था, मगर जब दिल ही उदास हो तो हर काम ही मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। वो मुस्कुराया। वो तो ठीक है शादाब, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें उनसे मिलने जाना ही चाहिए था। क्या सोचती होंगी वो? मैंने सर्जश की। कुछ नहीं सोचती होंगी वो, क्योंकि जब वो उदास होती थी तो मैं इन्हें टिकट बेचकर मेस में ही बुला लिया करता था, और फिर जब मैं सियाचन से जख्मी हालत में वापस आया तो वो पूरे 2 महीने अस्पताल में मेरे पास रही थी। वैसे पिछले दिनों मैं पेशावर गया था अपने कमांडर के काम से, तब उनसे मिलना चाहता था, मगर वक़्त नहीं था चारसदा जाने का। फिर फ़ोन पर उनकी हैरियत मालूम करके मैं एबटाबाद आ गया। और ये आप मुझसे अम्मी का क्यों पूछ रही हैं? आप पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई थी मैंने। आप तो वहाँ जा सकती थी, या फिर इस ख्याल से आप भी वहाँ न गई कि मुझसे सामना ना हो जाए। वो शिकवे बड़े अंदाज से मुझे देखने लगा। ऐसी कोई बात नहीं, बस मूड ही ना बन सका वहाँ जाने का, मैंने कहा। हालांकि वजह वही थी जो शादाब ने बताई थी। छुट्टियाँ भी आप तन्हा ही गुजारती होंगी। हाँ, यही मुकद्दर है। वैसे मैं आदी भी हो चुकी हूँ तन्हा रहने की। मेरी बात पर शादाब ने एक नज़र मुझ पर डाली, कुछ कहना चाहा, फिर न जाने क्या सोचकर चुप रहा। और मैंने पूछा, अरे बातों में मुझे कुछ ख्याल ही ना रहा। हाँ, इतनी सर्दी में आए हो, चाय पियोगे? या चाय से पहले मैं खाना खाऊंगा। मैंने सुबह के नाश्ते के बाद अब तक कुछ नहीं खाया, शायद मसरूफ़ रहने की वजह से, या फिर आपसे मिलने की खुशी में। मगर खाना, मैं हिचकिचाई कि कैसे बताऊं। वो क्या सोचेगा कि उसकी आमद का सुनकर भी मैं खाना ना बना सकी। मगर क्या? शादाब ने मुझे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए पूछा, और मैंने तवील सांस खींचते हुए बताया, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए कॉलेज से वापस आने के बाद बजाय खाना बनाने के मैंने आमलेट बनाकर स्लाइस के साथ खा लिया था, और अब मैं सोचती हूँ तुम्हें क्या खिलाऊं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। तबीयत को क्या हुआ था? शादाब ने बेकरारी से पूछा। हालांकि इस वक्त मैं उसके सामने ठीक ठाक बैठी थी। कुछ खास नहीं, बस थकन और सर्दी तो तुम देख ही रहे हो। कहाँ आदी थी मैं इस मौसम की। ना चाहते हुए भी मेरे लहजे में हल्का सा दुख शामिल हो गया। शादाब ने तड़प कर मुझे देखा तो मैंने कहा, अब बताओ तुम क्या खाओगे? कुछ नहीं, दफा करे चाय या खाने को। अब आप आराम करें। वो मेरे बिस्तर से उठते हुए बोला। मेरे जी में आई इस मौके से फ़ायदा उठा लूं, जल्दी से बिस्तर में घुसकर लिहाफ मुंह तक खींच लूं। इस तरह कम से कम बस आज की रात तो शादाब के सवालों से बच जाऊंगी। मगर शादाब ने बताया था वो सुबह से भूखा है, इसलिए मैंने उठते हुए कहा, तुम बैठो शादाब, अब तो मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए भी अभी आमलेट बनाकर टोस्ट सेंक लेती हूँ। ये कहते हुए मैं जल्दी से बाहर निकल आई। कमरे के साथ ही किचन का दरवाज़ा था, जिससे खोलकर मैं अंदर दाखिल हुई। सुबह और दोपहर के जूठे बर्तन यूं ही पड़े थे। मैंने फ्रिज खोलकर अंडे और डबल रोटी निकाली, फिर गैस जलाते हुए शादाब के बारे में सोचने लगी। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस खराब और तूफानी मौसम में चला आया था। अगर खुदा ना करे उसको कुछ हो जाता तो उस बेवा माँ का क्या होता, जिसका वो अकेला सहारा था और जिसने दुख सहकर उसकी परवरिश की थी, जिसको मैं मेरी वजह से नज़रअंदाज कर रहा था। लगता है आज आपने किचन की सफाई भी नहीं की। शादाब किचन के अंदर दाखिल होते हुए बोला। शायद अकेला बैठा ना गया था वो, बस मैं मारे शर्मिंदगी के कोई वजाहत ना कर सकी। अरे आपने बताया तो था आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। लाइए मैं आपके बर्तन ही साफ कर दूं।
اس نے सिंक के आगे खड़े होकर नल खोलते हुए मुझे देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत की कंदीलें रोशन थी। वो जब से आया था तब से उसकी नजरें मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थी। अरे तुम रहने दो शादाब, मैं अंडे का मेज़ा फ्राई पैन में डालते हुए कहा। मगर क्यों रहने दूँ? शादाब ने पूछा। अब तुम क्या बर्तन साफ करते अच्छे लगोगे? मैंने आमलेट को पलटते हुए कहा। अच्छा, तो आप इस ख्याल से रोक रही हैं कि मैं मर्द हूँ और ये काम औरत का है, यानी मर्द का कमाना और औरत का। वो हंसा अपने अंदर की पूरी खुशी के साथ। अब बातें खत्म, तुम खाना खाओ, तब तक मैं बर्तन साफ कर लूंगी। मैंने आमलेट प्लेट में निकालते हुए उसको देखा, जिसकी नज़रें मेरे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं न जाने क्यों जब्त कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर घबराई जा रही थी। नहीं, अब आप मेरे साथ अंदर चलें, खाना मैं अंदर चल के खाऊंगा। वैसे भी बर्तन सुबह ही साफ कीजिएगा, आधी रात को साफ करने की ज़रूरत नहीं। उसने हाथ धोने के बाद नल बंद किया और ट्रे उठाते हुए बोला, पानी की बोतल फ्रिज में से ले आए। आजकल फ्रिज में कहाँ रखते हैं पानी, बाहर ही जम जाता है। कहते हुए मैंने बोतल उठाई और बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बर्फबारी अब भी हो रही थी। हम दोनों अंदर आए और शादाब ट्रे लेकर बिस्तर पर बैठ गया। बूट उसने पाँव की मदद से ही उतार दिए थे। वो खाना खाता रहा और मैं सोचती रही इस मसले का हल जो शादाब की आमद से पैदा हुआ था, मगर फिलहाल कुछ भी समझ में ना आ रहा था। जबकि वो बड़े इत्मीनान से खाना खाने में मसरूफ था। वो खाने से फारग हुआ तो मैंने अपने वाले कप में प्लास्टिक की चाय डालकर उसको दी और खुद ट्रे उठाकर बाहर जाने लगी तो शादाब ने कहा, यहीं रख दीजिए, सुबह देखी जाएगी। मैंने ट्रे एक साइड पर रख दी और उधर शादाब ने चाय पीकर कप फ्लासी के करीब रखा और फिर मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, आप वहाँ सर्दी में क्यों बैठी हैं? यहाँ बिस्तर में आ जाएं। उसने लिहाफ उठाते हुए मुझे देखा। ना जाने क्यों मैं सुर्ख पड़ गई, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं यही ठीक हूँ, मैंने दिल ही दिल में दांत पीसते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इतनी नरम क्यों हो रही हूँ। ओ समझा, आप मेरी वजह से अपने बिस्तर में आना नहीं चाहती। उसने रुककर भगोड़ मेरे चेहरे को देखा और कहा, चलिए मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। अरे लेकिन हीटर तो ऑन कीजिए, देखिए तो सही कितनी सर्दी है। वो उठते हुए बोला, वो हीटर तो खराब है। बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ किसी को घर बुलाकर दिखाऊं या खुद किसी दुकान पर ले जाऊं, मगर वक़्त ना मिला। मैं जन कर बोली। शादाब गहरी नज़रों से मुझे देखने लगा तो मैंने कहा, देखो शादाब, अब तुम इसी बिस्तर पर लेट जाओ। और आप? शादाब एक बार फिर मेरे रूबरू आन खड़ा हुआ। मैं अपनी दोस्त के कमरे में लेट जाती हूँ, मैंने नज़र चुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं? मैंने कोई जवाब ना दिया। कहती भी तो क्या, इस जिद्दी से जो अपनी मनमानी करने के मूड में था। देखिए यहाँ सोफ़ा भी है, मैं सोफ़े पर लेट जाऊँगा और आप अपने बिस्तर में आराम कीजिएगा। वो मुझे रोकने पर बज़िद था। अरे भाई, जब दूसरा कमरा है तो फिर तुम्हें बेआरामी से सोने की क्या ज़रूरत है? मैंने कुछ बेजारी से कहा। वो मान जो नहीं रहा था आज मेरी किसी बात को। मेरी बेआरामी के ख्याल से कह रही हैं या अपनी बेएतबारी से? उसने हंस कर कहा। कैसी बेएतबारी? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। शादाब की आंखों में शिकवा मचल गया, मगर उसने हमेशा की तरह जब्त करते हुए कहा, ये तो आप खुद से पूछिए। वैसे क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं? वो रुका, फिर शोही से कहा, अरे जनाब, अगर मैंने 12 साल इंतज़ार किया है तो मज़ीद चंद रातें इंतज़ार करने की ताकत है मुझ में। फजूल बातें ना कहो, मैंने सख्त लहजे में कहा। तो शादाब ने घूर कर मुझे देखा। ये फजूल बातें हैं? नहीं तो फिर और क्या है? मैंने लहजे की सख्ती बरकरार रखी कि वो मज़ीद न फैल जाए। आप वाकई बड़ी जालिम है, उसने मेरी आंखों में देखते हुए मध्यम लहजे में कहा। यानी वो संभल गया था। मैं क्या हूँ? तुम उसको भूल कर सुनने की तैयारी करो।
बल्कि सो जाओ। मैंने फिर इसी लहजे में कहा। सो जाऊं? शादाब ने हैरत से मेरे अल्फाज दोहराए। हाँ, क्योंकि रात बहुत बीत चुकी है और फिर तुम्हें थकन भी होगी। मैंने कमज़ोर सा जवाब तलाश किया, मगर उसके पास मेरे हर सवाल का जवाब मौजूद था। मैंने वक्त ज़ाया किया था, उसके सवालों को जानते हुए भी जवाब ना सोच सकी थी। थकन तो आपको देखते ही जाती रही, शादाब ने आहिस्ता से कहा। फिर भी सोने की कोशिश करो। मैं झल्ला गई। हद होती है जिद्दीपन की। नहीं, इतने साल मैंने इस रात का इंतज़ार सोने के लिए तो नहीं किया था। शादाब ने गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? मैं नरम होते हुए फिर सहद हो गई। मतलब वो नहीं जो आप समझ रही हैं। वो मुस्कुराया शरारत भरे अंदाज में, बच्चों की तरह। शादाब, मैंने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। जी हाजिर हूँ, वो मेरे गुस्से से महजूज होते हुए बोला, मगर फौरन ही संजीदा हो गया। मतलब ये है कि आज की रात सोने वाली रात नहीं, आज की रात नींद किसी को भी नहीं आएगी। क्या आपको नींद आएगी? मैं चुप रही तो शादाब ने फिर कहा, आपको क्या मालूम, इस एक रात के इंतज़ार में मैंने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितने दिन बेचैन गुजारे हैं इंतज़ार में। बीते सालों के एक एक लम्हे की अजियत मुझे एक एक सदी जितनी महसूस हुई है। मैं अक्सर सोचता था ये इंतज़ार कभी ख़त्म भी होगा या मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा आपकी मोहब्बत को हासिल करने के इंतज़ार में। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। मैं जिन बातों से बचना चाहती थी वो उन्हीं की तरफ आ रहा था, शायद इसलिए कि अब मज़ीद ज़ब्त करना उसके बस से बाहर था। वो कह रहा था, आप नहीं जानती मेरी बेताबियों को, मेरी बेकरारियों को। काश आप मेरी कैफियत को समझ सकती। मैं अगर आज इस तूफ़ानी मौसम की परवाह किए बगैर आया हूँ तो इसका मतलब यही है कि मुझे अब आपसे एक लम्हे की दूरी भी कबूल और मंजूर नहीं। वो बातें करते करते रुका, मुझे देखा और कहा, अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज़ बैठिए ना, आज की रात हम बातें करेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लेना चाहा। मैंने तड़प कर पीछे हटते हुए कहा, अब सो जाओ शादाब, प्लीज़, क्यों मुझे परेशान करते हो? उसने पूरी आंखें खोलकर मुझे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। आप भी तो मुझे परेशान करती हैं, और आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज मुझे नींद नहीं आएगी, मेरा यकीन करें। आज तो मैं आपसे बातें करूँगा, बहुत सारी बातें, वो बातें जिनको कहने की कभी आपने इजाज़त दी और ना कभी मैंने खुद आपसे कह सका। न जाने कैसी झिझक थी जो दिल का हाल मैं पूरी तरह खोलकर आपके सामने ना रख सका। लेकिन आज अब आप मुझे नहीं रोक सकती और ना ही अब आपके कहने पर मैं रुकूंगा। उसकी आंखों में न जाने क्या था। मैं घबरा गई। इन्हीं बातों से बचने के लिए ही तो मैं उसे सोने का मशवरा दे रही थी। मैं अभी बातें सुनना ही ना चाहती थी जिनका जवाब मैंने अभी सोचा ही ना था, मगर उसको देखकर लग रहा था कि वो मुझे आज सोने नहीं देगा। आज वो मेरी कोई बात नहीं मान रहा था, क्योंकि वो हर बात का जवाब सोच कर आया था। मुझे लगा वो मुझे कमरे से बाहर हरगिज़ ना जाने देगा, मगर कमरे में रुकना भी अच्छी बात ना थी। आप खड़ी सोच क्या रही हैं? बैठिए ना। शादाब ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। मैं समझ गई वो किसी सूरत मुझे माफ़ नहीं करेगा। आज मुझे उसके साथ बैठना ही होगा, मगर मैं बैठना भी ना चाहती थी, इसलिए सोचती रही और बहुत सोचकर एक तरकीब ज़हन में आई कि उसके अलावा वो कोई और बात मान ही ना सकता था। सो मैंने कहा, शादाब, बाकी बातें सुबह होंगी, कॉलेज बंद है, मैं घर पर ही रहूँगी। मगर अभी क्यों नहीं? शादाब ने मेरी बात काटी। अगर मगर कुछ नहीं, जज्बाती मत बनो। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं, जागना मेरे हक में अच्छा नहीं होगा। अब तो सहज सर्दी भी महसूस होने लगी है, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ। अगर मजीद जागी तो बीमार ही ना पड़ जाऊँ। फिर उसका जवाब सुनने बगैर तेजी से बाहर निकल आई। अपने दोस्त के कमरे में दाखिल होकर मैंने न सिर्फ दरवाज़ा बंद किया बल्कि लॉक भी लगा दिया था और बिस्तर ठीक करके लेट गई
और अच्छी तरह लिहाफ ओढ़ लिया। बहुत देर बिस्तर से बाहर रहने पर अब हकीकत में मुझे सहज सर्दी लग रही थी, बल्कि बाकायदा कांप भी रही थी। जब किसी तरह भी सर्दी कम होने में ना आई तो मैंने उठकर नाजिया का हीटर ऑन किया, फिर एहतियातन थोड़ी सी खिड़की खोलकर बिस्तर पर मैं घुस गई। सोने की पूरी कोशिश कर दी, मगर नींद आंखों से बहुत दूर थी, इतनी दूर जितनी मेरे सारे प्यारे मुझे छोड़कर चले गए थे। और अब मैं थी या मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई का हिस्सेदार बनने आज मेजर शादाब खान अफरीदी आ गया था। वो मेरे वादे के मुताबिक मेरी शराइत पूरी करने के बाद आया था। और अब मैं सोच रही थी, रात तो टल गई मगर सुबह तो फिर आनी ही है। शादाब के सवालों का क्या जवाब दूंगी? शादाब का मोहब्बत और चाहत से लबरेज दिल एक बार फिर कैसे तोड़ूंगी? मगर ये सब तो मुझे करना ही होगा। दफ्तर मुझे खुद पर भी गुस्सा आ गया। ये आज मुझे हो क्या गया था? मैं उसके सामने कमज़ोर क्यों पड़ गई थी? वो मेरे रवैये से न जाने क्या समझ रहा होगा। जब उसने मेरे शानों पर हाथ रखे तो मुझे उसी वक्त उसके हाथ झटक देने चाहिए थे। और ये मैं उसके लिहाज में कहने का सोचकर सुरख क्यों पड़ गई थी? हद होती है बेवकूफियों की। मैंने खुद को डांटा और अगले ही लम्हे दुख से सोचा, इतने साल बाद सिर्फ एक रात अगर वो मेरे नरम रवैये की वजह से खुशगवार गुजार लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत 12 साल उसने मेरी मोहब्बत हासिल करने के इंतज़ार में गुजारे हैं, और बाकी साल मुझे खोने के गम में गुजारेगा कि आहर जुदा ही उसका मुकद्दर बनेगी। तो फिर अगर ये एक रात, सिर्फ एक रात वो हसीन ख्वाब देखते हुए गुजार ले तो क्या हर्ज है? मेरी आंखें भीग गई, पता नहीं क्यों, अपने दुखों पर या शादाब के आने वाले दिनों का सोचकर। अपने मुकद्दर पर तो मैं अब शाकर हो गई थी कि मिलता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है, और मेरे मुकद्दर ने मुझे सिवाय नए दुखों और अजीतों के दिया ही क्या था। मैं भी कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आई थी। सोचती तो मर जाने को जी चाहता, भला ये भी कोई जिंदगी थी जो मैं गुजार रही थी। अक्सर जी चाहता खुदा से पूछूं, आखिर ऐसे क्या जुर्म कर दिया था मैंने जिसकी सज़ा इतनी तवील मिली थी, जो किसी तरह ख़त्म होने में ही नहीं आती थी। और अगर सज़ा लंबी थी तो ज़िंदगी ही मुख्तसर हो जाती, मगर लगता था ज़िंदगी सज़ा से भी ज़्यादा सज़ा साबित हुई है। एक लंबी सज़ा। बहुत लंबा अरसा गुजर गया था कि कभी मैंने माजी को याद नहीं किया था, मगर ना जाने क्यों आज वो खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने फिरने लगा था। मेरा ताल्लुक पंजाब के सोहने शहर कसूर के आगे एक गांव बर्ज कला की मोजिज़ अराई फैमिली से था। बर्ज कला को आबाद करने वालों में मेरे अब्बा और जद्दाद भी शामिल थे। यही वजह थी कि कई नस्लों से हमारा खानदान बर्ज कला का रहायशी था। मेरा ये खूबसूरत और प्यारा गांव, जिसके 3 अतराफ में अलूचे और अमरूद के वसी बागात का सिलसिला था और चौथी तरफ नहर थी, बहुत खूबसूरत जगह पर वाक़या था। गंडा सिंह के बॉर्डर हमारे गांव से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पर था। हमारे गांव की खास बात यह भी थी कि यहाँ पे 95% लोग अराई थे।